नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएसडब्ल्यू का हमारा जो 128 ये ब्लॉक है, खंड 2 है, सामाजिक नीति और सामाजिक विकास सब्जेक्ट का। उसका ब्लॉक 2 में हम सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य सूचना, ये हमारा टॉपिक है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य और औषधि प्रणालियाँ, ये हमारा यूनिट 1 है। तो जब आप प्रोफेशनल तौर से एक सोशल वर्क की डिग्री लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो सोशल वर्कर होने के नाते हमें कम्युनिटी हेल्थ और जो मेडिसिन के सिस्टम है, उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इस यूनिट में हम वही पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें कुल 5 यूनिट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ पहली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये खंड का परिचय दिया हुआ है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जो हेल्थ से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एस्पेक्ट है, एरिया है, जिसमें हम सोशल वर्कर को जो है वो जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं दिखता है, एक इंट्रोडक्शन है। और इसमें जैसे सेकेंड ये फर्स्ट यूनिट है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हेल्थ एंड क्लीनलीनेस या सफाई स्वच्छता को लेकर के है। और उसमें भी बात कर रहे हैं हम कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य और जो मेडिसिन की सिस्टम है, ट्रेडिशनल हमारी सिस्टम्स रहे हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें आइए हम देखते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। स्वास्थ्य यानी हेल्थ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। देखेंगे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता की जो अवधारणा है, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1946 में स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी है, उसमें ये कहा है कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की स्थिति है स्वास्थ्य। और यह केवल रोगों या आसक्तता का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, यानी स्वास्थ्य के 3 घटक, 3 कंपोनेंट देखे जा रहे हैं यहाँ, कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो व्यक्ति, मानसिक रूप से भी हो और सामाजिक रूप से भी समाज में उसकी स्वस्थ स्थिति हो, तभी हम कह सकते हैं कि कोई स्वस्थ है। केवल रोग ना हो हमें और हम जो है जी रहे हैं, तो वो स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य, हम सबका फंडामेंटल राइट है ना। क्यों अधिकार है? क्योंकि राज्य के का ये कर्तव्य बनता है, स्टेट का मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं, स्टेट मतलब है गवर्नमेंट, चाहे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ये उसका कर्तव्य बनता है कि जो उसके लोग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं, सुविधाएं प्रदान कर सकें। और यह स्वास्थ्य सभी के लिए हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा हो, सभी के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे राज्य में, आपके राज्य में जहां हम सब रहते हैं, वहां सरकारी हॉस्पिटल भी हैं। अब ये बात अलग है कि संसाधनों की कमी के कारण उनमें कितनी अच्छी सेवाएं मिल पाती हैं, और सरकार हमेशा कोशिश करती है कि उन सरकारी अस्पतालों के माध्यम से, हॉस्पिटल्स के माध्यम से लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की दी जा सकें। तो अब यहाँ बात की जा रही है स्वास्थ्य की अवधारणा। तो स्वच्छता की अवधारणा, स्वच्छता में हाइजीन, जो हम कहते हैं हाइजीनिक फूड खाएंगे, हाइजीनिक प्लेस है, वो यूनान की पौराणिक कथाओं में स्वास्थ्य की देवी हाइजिया के नाम से लिया गया है। स्वच्छता शब्द को अनेक प्रकार से यहाँ परिभाषित किया गया है, जैसे स्वास्थ्य का विज्ञान तथा वे सभी कारक इसमें शामिल होते हैं जो स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में सभी पहलुओं को समावेशित करते हैं या छूते हैं।
दूसरी परिभाषा में ये कहा जा रहा है स्वच्छता के बारे में कि लोगों के निरोध यानी स्वस्थ उन्नत बनाए जाने वाला विज्ञान है। तो स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस, साफ सफाई का उद्देश्य स्वास्थ्य का संरक्षण ही करना नहीं अपितु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी होता है। फिर यहाँ आप देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सचेत और सामाजिक रूप से समायोजित पर ही अपने स्वास्थ्य को कह सकता है कि हम स्वस्थ हैं। इसमें 3 पहलुओं के बारे में जैसे मैंने पहले भी बात किया, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों तरह से अगर कोई स्वस्थ है तभी जाकर के वो स्वस्थ है। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो इन घटकों में से किसी एक में भी अगर परिवर्तन होता है, यानी शारीरिक रूप से अगर हम किसी तरह से हमें कुछ अनईजी फील होता है या मानसिक रूप से किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, टेंशन में हैं, या सोशल सामाजिक तौर पे कोई चिंता हमें सता रही है, कोई बात परेशान कर रही है, तो हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कहेंगे। और इसीलिए काउंसलिंग में अगर आप देखें, काउंसलर जो होते हैं परामर्श देते हैं काउंसलिंग में, ये तीनों पहलू में हम उसमें देखते हैं कि फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर कोई व्यक्ति इन तीनों चीज़ों पे, तीनों पहलुओं पे सही है, स्वस्थ है, तभी वो स्वस्थ कहा जाएगा। और याद, ये जो बातें कही जा रही है फिजिकल या जो बाहर से हम देख रहे हैं शरीर को, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोगों को, अपने शरीर को, जैसे डॉक्टर हमें चेक करते हैं, उनको लेकर के यहाँ बात की गई है कि एक व्यक्ति जो है वो स्वस्थ तभी होगा शारीरिक रूप से जब उसकी जो फिजिकली अपीयरेंस है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि नहीं फिजिकल भी है, और उसके बॉडी को चेक करके उसमें, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बुखार आए या कोई भी बीमारी हो तो वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, यूरिन टेस्ट के लिए कहते हैं, है ना। और कोविड में क्या हुआ था, किसको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो अलग उनका मेथड था कि नाक में वो डाल करके चेक करते थे, उसका एक मेथड आता था, ब्लड का सैंपल लेते थे। तो स्वस्थ कोई व्यक्ति कोई कोविड महामारी से प्रभावित है, इन्फेक्टेड है कि नहीं, उसको जानने के लिए जो हम प्रक्रिया आप देखे होंगे, हम सब तो जानते ही हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति पर्सन को जानने की एक तरीका होता है, और वही यहाँ पे बात किया जा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें कि वजन, आयु के हिसाब से, एज के हिसाब से, हाइट एंड वेट, जो हाइट के हिसाब से वेट, एज के हिसाब से वेट, जो हम जनरली बात करते हैं कुपोषण, माल न्यूट्रिशन में, कि कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा जो है, वो क्या उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट है, हाइट के हिसाब से वेट है, एज के हिसाब से वेट है, इत्यादि जो चीज़ें हैं उसको हम देख करके तभी हम कहते हैं कि कोई बच्चा, कोई बालक, कोई बालिका कुपोषित है कि नहीं। तो इस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान की जाती है। अब हम आते हैं मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर में। अब यहाँ बहुत बढ़िया से कहा गया है कहावत के बारे में कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तभी उसमें एक अच्छा माइंड, क्रिएटिव माइंड, सकारात्मक मस्तिष्क जो है वो विराजमान होगा। कहने का मतलब यह है कि मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, जिस तरह से हम शरीर का ध्यान रखते हैं, शारीरिक ध्यान रखते हैं अपना। और इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल रिपोर्ट 1964 में इस बात पे कहा गया है कि ये जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं मानसिक विकार रोगों में, वो बहुत भूमिका निभाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारण यानी मन के विज्ञान को, मन जो है उसको प्रभावित करने वाले मानसिक जो रोग है, जैसे यहाँ बात की जा रही है कि हाई ब्लड प्रेशर, आप या हम या हमारे घर परिवार में जो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है या दमा की बीमारी है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को अस्वस्थ बनाते हैं। और इन्हीं के कारण जो है भावनाएं, हमारी इमोशंस जो है वो विचलित होते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं कि हमें हमारी तबीयत खराब है, तो स्वस्थ हम नहीं होते। तो इस तरह से शारीरिक के अलावा
मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मानसिक स्वास्थ्य में मन को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, जैसे इसमें बात किया जा रहा है कि हमारा घर, अच्छा पड़ोसी, समुदाय, रोजगार, या ये जो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं, वो कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य को जो है लेकर के हमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तीसरा कंपोनेंट जो है वो है सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी के साथ। हम जहाँ रहते हैं, वहाँ लोगों के साथ हमारे संबंध किस तरह से हैं, चीज़ें हो गई हैं। फिर स्वास्थ्य की परिभाषा जैसे यहाँ दिया जा रहा है, तो हमने जो समझा वही चीज़ें हैं कि शारीरिक और मानसिक अंतरात्मा से स्वस्थ होना, रोगों से, दर्द से मुक्त होना इत्यादि जो है वो बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणा का विकास किस तरह से, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस सभी समुदाय में जैसे बात की गई है, सभी संस्कृतियों में कि स्वस्थ रहना, साफ सुथरी जगह पे रहना, इन तमाम चीज़ों को लेके 1977 में थर्ड वर्ल्ड हेल्थ और कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया कि आने वाले दशकों में सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमुख सोशल लक्ष्य होगा कि वर्ष 2000 तक सभी नागरिकों के लिए यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त हों और वो सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन व्यतीत कर सके। तो सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के द्वारा, सबके द्वारा यही कोशिश रहती है कि लोग जो है वो सामाजिक आर्थिक रूप से तभी विकसित होंगे जब वो स्वस्थ होंगे। अब यहाँ देखिए कि जीवन चिकित्सा अवधारणा, परंपरागत रूप से स्वास्थ्य का अर्थ रोग का न होना होता है, कि हमें कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा बहुत पहले से चला आ रहा है और इस अवधारणा को स्वास्थ्य की जीवन चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में चिकित्सा सिद्धांत के रूप में जिसे बताया गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चिकित्सा व्यवसाय का यह विचार है कि मानव शरीर एक मशीन की तरह है, एक मशीन है जिसमें किसी भी प्रकार का रोग होने पे मशीन खराब हो जाती है। और जो डॉक्टर्स हैं उनका यह कार्य है कि वह डायग्नोसिस करके, निदान लगा के, पता लगा के दवाइयों के माध्यम से उस हमारे शरीर को निरोगी बनाए, मरम्मत करें। तो यह सीमित सिद्धांत के फलस्वरूप स्वास्थ्य के अंतिम लक्ष्य दवाई के रूप में सामने आया है कि अगर हम बीमार होते हैं तो दवाइयों के माध्यम से हम ठीक हो जाएंगे। तो जीव चिकित्सा के निदान में सबसे आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी मानव जाति की स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हैं, जैसे कुपोषण, हमने पहले बात की थी माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के बारे में, लंबे समय तक रोग का न होना या दुर्घटना हो गई, या मादक द्रव्यों का जो सेवन करते हैं लोग, मानसिक मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वह बेरोजगारी से संबंधित हो या रोजगार कंपनी में काम मिल गया, कहीं काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, वातावरण के प्रदूषण से, जनसंख्या विस्फोट से। तो अनेक कारण हैं जिनके फलस्वरूप मानव जो है वो स्वस्थ नहीं रह पाता, वही यहाँ बात की गई है। अब पर्यावरण के संदर्भ में अगर हम स्वास्थ्य की अवधारणा देखें तो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि झोपड़ी झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं, आप देखेंगे वहाँ अनेक प्रकार की बीमारियां जो है बच्चों को खासकर जो है वो प्रभावित करती हैं, और पर्यावरण का मानव स्वास्थ्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देन साइकोसोशल जो कॉन्सेप्ट है, मनोसामाजिक अवधारणा स्वास्थ्य को लेकर के है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अनेक अत्यधिक कारण हैं जिनका अत्यधिक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और उसमें हमारी जो धार्मिक अवधारणा है स्वास्थ्य को लेकर के, धर्म से जो हम जोड़ करके देखते हैं, और उसमें हम साफ सफाई की बात धर्म में विशेषकर की जाती है कि हम जो भी हमारा समाज है जहाँ हम रह रहे हैं, जो भी चीज़ों कर रहे हैं उसमें साफ सफाई हो। अगर हम स्वास्थ्य और स्वस्थ
कि देखभाल संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में बदलाव का दर्शन अगर हम देखें, फिलॉसफी देखें, तो यहाँ पे एक बेसिक बात की जा रही है कि किस तरह से हेल्थ को लेकर के फिलॉसफी चेंज हुई है, और चेंज हुई है या इमर्ज हुई है, विकसित हुई है। तो यहाँ अनेक देशों में, जैसे फ्रांस, अमेरिका में, जो राजनीतिक क्रांति व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर के हुई है, और उसी के बाद औद्योगिक क्रांति जीवन में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी, उसको लेकर के सुधार हुआ है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही फल है कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स, सामान, वस्तुएं, सेवाएं यूज़ कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही संपन्न हुए हैं। और मेडिसिन्स या दवाइयों का जो इतिहास रहा है 1453 ईस्वी से 1600 तक, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उस समय ही ये विकसित हुआ, और कि दवाइयों के अनुसंधान और रिसर्च से जो है वो बहुत सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। और इसी दिशा में आप देखेंगे कि हार्वे ने 1628 में रक्त संचार की खोज की थी। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है, उसको स्टडी किया था, उसकी पता लगाया था। अब अगर हम देखें कि सफाई संबंधी जागरूकता, तो औषधियों के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ये रहा है कि बृहत सफाई संबंधी जागरूकता 19वीं शताब्दी से पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, और जो बाद देशमान्य देशों में फैली। और 18वीं शताब्दी में और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो थी, उसमें अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जहाँ कुछ उत्पादन होता है वस्तुओं का, वहाँ उसके आसपास, उस फैक्ट्री के आसपास आप देखेंगे कि झोगड़ी पट्टी, गंदी बस्तियाँ बसने लगी, क्योंकि गरीब लोग वहीं रहेंगे, वहीं काम करेंगे, और उसके कारण जो है अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगी। लोगों की मृत्यु में, जो लोग जीते थे उसमें जल्दी आप देखेंगे कि लोग मरने लगे, खासकर जो महिलाएं और बच्चे थे। और ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत निगेटिव ड्रॉबैक रहा है कि सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हुई स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण। और अभी आपने एक मूवी भी देखी होगी, कौन सी, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली। इसके कारण जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेके, कि इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, और उसके कारण जो है कितनी बड़ी महामारी जो फैली, कितने लोगों की जानें गई। तो उस चीज को हम उस तरह से समझ सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो सामाजिक स्वास्थ्य का जो उदय होता है इंग्लैंड में 1840 के आसपास, उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवधारणा को एक थोड़ा और विकसित होने पर फोकस किया, थोड़ा और ठोस रूप दिया। जबकि जो पश्चिमी देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य बहुत तेजी से अपने कदम फैला रहा था, और भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ को लेके जागरूकता यहाँ थोड़ा स्लो रही है। और इस तरह से आप देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ चार्टर लोगों के सामने लाया, और ये वादा किया कि जो पब्लिक हेल्थ है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, उसको हमें आंदोलन के रूप में लेना चाहिए, उसको एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में लेना चाहिए, और जिसमें रोगों से मुक्त हो, लोगों को रोग ना हो, बीमार ना हो। तो वो तो हो गया क्यूरेटिव मेडिसिन, क्योर करना, निदान करना। दूसरा है प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी रोगों की रोकथाम, कि हमको कोई बीमारी ना हो इसलिए हम पहले से ही रोकथाम कर लें। और सोशल मेडिसिन, सामाजिक जो औषधि पद्धति है, उसको लेकर के बात किया गया। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि ये किस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ को लेकर के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। जैसे 1880 से 1920 तक रोगों को कंट्रोल करना, जो भी बीमारियां हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज थी उसके कारण झोपड़ी जो बन रही थी, लोग बीमार हो रहे थे, तो रोगों को नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रोग ना हो। फिर 1920 से 1960 तक जो है हेल्थ को लेकर के एक बेटर कंडीशन हो, एक अच्छी उन्नतशील अवस्था बने, उस पर फोकस रहा। और फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई कि समाज में बीमारियों को रोकने के लिए किस तरह से सामाजिक रूप से व्यवस्था बनाई जाए, वो सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत 1960 से 80 के बीच में आई। और 1981 से 2000 तक सबके लिए एक बेटर स्वास्थ्य, एक बेहतरीन स्वास्थ्य
की जो एक परिकल्पना की गई वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य भारत में किस तरह से, भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य को लेकर के कैसे हुआ है, तो हमारा भारत का इतिहास भी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही विशाल और रिच संपन्न रहा है। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं कि सम्राट अशोक के शासनकाल में सार्वजनिक नल निकासी, सार्वजनिक स्थान प्राचीन शहरों में ही अस्तित्व में थे और एक अस्पताल यानी हॉस्पिटल सिस्टम की भी व्यवस्था की गई थी, जिसका उद्देश्य शुरुआती दिनों में व्यक्तिगत इलाज पर था। और 1915 में मॉन्टेक चैमफोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक मंत्री के निर्वाचित नियंत्रण में जन स्वास्थ्य को लेकर के महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्यों को हस्तांतरित करने में योगदान दिया गया। और ये जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के डिसेंट्रलाइजेशन को लेके यह पहला कदम उठाया गया था। तो कुल मिला के भारत में 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि हेल्थ को लेके यहाँ पे बात हुई है और फिर उसके बाद भारत में क्रमिक विकास हुआ है। फिर अगर आप देखें कि भारत में स्वतंत्रता के बाद में हेल्थ को लेकर के भारत सरकार ने अनेक कमेटियां बनाई, समितियां बनाई और स्वास्थ्य को बेहतर किस तरह से लोक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है, उसमें भोरे कमेटी की रिपोर्ट आई 1946 में, मुदलियर कमेटी की रिपोर्ट आई 1962 में, चड्ढा कमेटी की 1963 में, मुखर्जी कमेटी। तो इस तरह से अलग अलग कमिटीज में जो है भारत में स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह से मार्गदर्शन किया कि विकास हो, स्वास्थ्य की सेवाएं लोगों तक पहुंचे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये कि हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, लोगों को देखभाल करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, मेडिसिन हो। और इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो है स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में काम किया गया और कुछ लक्ष्य भी रखे गए कि हमको किस तरह से स्टैटिस्टिकली या सांख्यिकीय रूप से 10,000 से 20,000 जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र होंगे और प्रत्येक ग्राम स्तर पे उप केंद्र होंगे। 5,000 जनसंख्या पे ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक पुरुष और स्त्री प्रशिक्षित दाई और इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज उसको लेकर के यहाँ पे व्यवस्था की गई कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है बेहतर हो। अस्पताल जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रूप में 1 लाख जनसंख्या पे हो, ग्रामीण अस्पताल हो। तो इस तरह से अनेकों व्यवस्थाएं भारत सरकार के द्वारा, निजी क्षेत्र को भी कहा गया कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, उनको भी प्रमोट किया भारत सरकार ने। दवाइयों की देसी प्रणाली जो है, जो स्वदेशी प्रणाली है, इसमें आयुर्वेद है, सिद्ध पद्धति है, यूनानी वगैरह जो है, इन सब पद्धतियों को भी विकसित करने पर भारत सरकार का, राज्य सरकारों का जो है ध्यान रहा। और स्वैच्छिक वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसीज जो हैं, जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय परिवार नियोजन संघ, दी ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, भारतीय क्षय रोग संघ इत्यादि के माध्यम से ही अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, जैसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इस तरह से अनेकों कार्यक्रम भारत में जो है वो स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के जो है वो किए गए। अब यहाँ ये बात की जा रही है कि भारत में जो हेल्थ है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट है, क्योंकि भारत के संविधान में 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में राज्य का विषय होगा कि राज्य अपने यहाँ जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य को लेकर के क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या कार्यक्रम योजनाएं बना रही हैं। दूसरा होगा केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या कार्यक्रम है। और तीसरा होगा दोनों सम्मिलित रूप से यूनियन लिस्ट में स्वास्थ्य को लेकर के काम करते हैं। तो उसमें योजना बनाना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, उनका मूल्यांकन करना इत्यादि जो है आपको देखने मिलेंगे। और इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ है। राज्य सरकारें भी परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय के विभागों के द्वारा भी जो है काम करते हैं और पूरा एक सिस्टम, एक हायरार्की पूरा बना हुआ है।
फिर अगर हम देखें तो कम्युनिटी में स्वास्थ्य के जो कार्य और जो मेडिसिन की सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि बीमारियाँ जो होती हैं और मृत्यु जो होती है, ये बहुत ही पुराने हैं समाज में। मतलब आज कोई नया नहीं है, लोग बीमार होंगे ही और मृत्यु होगी ही। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि समुदाय किस तरह से, समाज किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में अपनी भूमिका निभाता है। मतलब अगर हम बीमार हों, तो किस तरह से हम ठीक हो सकते हैं? क्या हमारे पास सुविधाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि नहीं बढ़ रही हैं? और शारीरिक स्वास्थ्य नियमों, ग्रामीण कहावतों और परिवार के नुस्खों, घरेलू नुस्खे पर निर्मित होती हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में जो संस्कृति रही है, जो कल्चर रहा है कि गाँव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर आप बीमार हो जाएँ तो जड़ी-बूटियों के माध्यम से या घरेलू नुस्खों के माध्यम से आप जो है ठीक होने की, छोटी-मोटी बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। हम भारतीय संस्कृति हमारी ऐसी रही है कि हम ठीक हो जाते हैं ऐसे छोटे-मोटे नुस्खों से और दवाइयों से। अब यहाँ बात की जा रही है आयुर्वेद की। आयुर्वेद भारतीय जो है व्यावसायिक स्वास्थ्य औषधि प्रणाली है, जिसका विकास भारत के प्राचीन काल में हुआ और तीसरी शताब्दी से दी जा रही अशोक सम्राट ने अस्पताल प्रणाली की स्थापना की थी और लोगों को जो वॉलंटरी रूप से, स्वैच्छिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई। आयुर्वेद की परिभाषा जीवन की जानकारी और ज्ञान का अर्थ है, जिसमें मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहे। कि आयुर्वेदिक दवाइयों का, देसी जड़ी बूटियों का जो है उपयोग करके हम जब बीमार होते हैं और अच्छी जीवन शैली जो है रोगों से मुक्त करती, जिसमें खान पान नियमित हो। तो इस तरह से आयुर्वेद के बारे में बेसिक आपको अवधारणा यहाँ दी जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में यह सिद्ध हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हजारों साल पुरानी सभ्यता रही है, उसमें समुचित पानी के निकास और स्वच्छता को लेकर नालियों की व्यवस्था की गई थी। और उस समय भी लोग इतने ज्यादा भली भांति परिचित थे कि भाई अगर साफ सफाई रहेगी, बीमारियां नहीं होंगी। तो ये एक हमारी चीजों को, पुरातत्व की चीजों को बताया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो यूनानी और तिब्बती जो पद्धतियां हैं, यूनानी प्रणाली के उद्गम का श्रेय ग्रीक देश को है। इस औषधि के सिद्धांत के संस्थापकों में हिप्पोक्रेट्स और ग्लेन थे, जिन्होंने पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक चिकित्सा अनुसंधान पद्धति की स्थापना की। इस तरह से ये बहुत जो है विकसित हुआ, प्रचलित हुआ मध्यकालीन भारत में। और ब्रिटिश शासन के दौरान यूनानी औषधियों के सरकारी संरक्षण को समाप्त कर दिया गया। यूनानी प्रणाली को बहुत इससे नुकसान हुआ और इस तरह से भारत में विकसित हुआ। वर्ष 1969 में केंद्रीय भारतीय औषधि और होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। तो इस तरह से सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा यहाँ अवगत कराया जा रहा है। ये अलग अलग सिस्टम है, इनको आप होम्योपैथी है, ये थोड़ा देख लीजिए, जानकारी एक सामान्य हो। और आधुनिक जो मॉडर्न हमारी मेडिसिन सिस्टम है और लोक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उसको लेकर के यहाँ बात की गई कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था, उसके शुरुआती में ही भारत में औषधि की जो पश्चिमी प्रणाली को व्यापक रूप से ना तो प्रसिद्धि मिली, ना ही लोगों ने अपनाया था। कहने का मतलब ये है कि भारतीय सिस्टम जो था, जैसे हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, भारतीय सिस्टम ज़्यादा हावी था, प्रभावशाली था, लोगों के बीच प्रसिद्ध था, ना कि एलोपैथिक जो है। और उसके बाद ही सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अनेक बीमारियां जब हुई, जैसे प्लेग हुआ, हैजा हुआ, चेचक हुआ, इस तरह की जब महामारियां हुई, मलेरिया हो गया, कोढ़ हो गया, इस तरह की जो अनेक महामारियां फैली और देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला।